पूरे देश की नजर संसद के सत्र पर है बॉस, क्योंकि एक तो यह सत्र पहलगाम हमले के बाद हो रहा पहला संसद सत्र है। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी यह पहला संसद सत्र है। और दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान की ठुकाई हुई, आतंक के खिलाफ वैसा ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष जो घुमा फिरा कर, जलेबी छान छान कर अब तक करता आया है, वो अब इस संसद सत्र में करने का उसके पास मौका है। और वो मौका यह है कि साबित करो कि नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र सरेंडर है। पूछो कि कितने राफेल गिरे, भारत को क्या नुकसान हुआ। पॉलिटिकल माइलेज अपनी तरफ करने का प्रयास करो, और इसकी एक झलक आज देश ने देख ली। आज पूरे देश ने देख लिया कि विपक्ष ने क्या किया और आगे क्या करने वाला है, क्योंकि इन्होंने संसद खुलते ही हंगामा शुरू कर दिया। मोदी के खिलाफ नारेबाजी की, पूरे दिन संसद नहीं चलने दी, हंगामा खुद करते रहे और आरोप यह लगाया कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है। सोचिए, संसद के जिस सत्र को बुलाने के लिए ये हफ्तों से लगे हुए थे, बोल रहे थे ना भाई कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए। सरकार ने कहा कि अभी तो मानसून सत्र होना ही है, विशेष सत्र की क्या बात है, उसमें करेंगे चर्चा। लेकिन आज सत्र के पहले ही दिन यह हंगामा हो रहा है। जिस सत्र के लिए ये लोग पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहने लगे थे कि तुरंत सत्र बुलाओ, तुरंत डिस्कस करो, वो सत्र अब जब शुरू हुआ है तो डिस्कस करने की जगह हंगामा हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि दोपहर को ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा को लेकर ऐसी बड़ी खबर आई कि राहुल गांधी और पूरे इंडिया अलायंस के होश उड़ गए। वो खबर क्या है अभी आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इतनी बड़ी खबर के बाद भी विपक्ष का हंगामा चलता रहा। आज संसद के अंदर और बाहर क्या क्या हुआ है, कैसे हंगामा करके विपक्ष ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, कैसे राहुल गांधी ने फिर से माइक बंद करने वाला टाइप का आरोप लगा दिया है, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा कैसे और क्यों भिड़ गए, अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी अब क्या ऐसा करने वाले हैं जो विपक्ष ने भी नहीं सोचा था, संसद में पीएम मोदी के दफ्तर में अमित शाह और बड़े नेताओं के बीच मीटिंग में क्या फैसला हुआ है, आज पहले चैप्टर में ये सब आपको विस्तार से दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो दिन भर हुआ उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज अखिलेश जी बैठिए आप। हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। देश के साथ ये अपमानजनक है। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है, चर्चा करना है तो आप आ जाइए। अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? यानी संसद का नया सत्र तो है, लेकिन वही रवैया विपक्ष का, वही पुराना रवैया जो है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष मानो सोच कर आया था कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाएंगे और चर्चा की मांग करेंगे, और अगर चर्चा नहीं हुई, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं उसी वक्त नहीं किए, तो फिर सरकार को इस बात पर घेरेंगे कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर बात ही नहीं करना चाहती। इनको लग रहा है कि माहौल ही यही बनाना है कि सरकार बात नहीं करना चाहती। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की सारी तैयारी चौपट कर दी। नरेंद्र मोदी ने खुद ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और साफ मैसेज दे दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारत की ऐसी कामयाबी है जिस पर खुद सरकार चर्चा करेगी। इंडी गठबंधन वाले यह माहौल बना रहे थे कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार बात नहीं करना चाहती, संसद में चर्चा कराएगी ही नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने संसद में घुसते ही ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दी और विपक्ष का पूरा खेल पलट दिया। सुनिए पीएम ने संसद शुरू होने के पहले क्या कहा, जिससे इन लोगों को और आग लग गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। इसमें मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो
तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने खुद साफ इशारा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बात होगी, उसकी चर्चा होगी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने वही किया जो वो सोच के आया था। आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी वहीं पर थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा स्पीकर ने सदन में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू की, वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसद वेल में आ गए, खूब नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला समझाते रह गए भाई कि प्रश्नकाल के बाद किसी भी मुद्दे पे चर्चा होगी, पहले प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। लेकिन विपक्ष तो अपना एजेंडा लेके आया था कि नहीं, हमने बोल दिया कि अभी तो अभी, और वो हंगामा करता रहा। इसकी वजह से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। सुनिए लोकसभा में कैसे नारेबाजी हुई और कैसे स्पीकर के आश्वासन के बाद भी ये लोग रुकने को तैयार नहीं थे। भाई सुनिए नारेबाजी कैसे हो रही थी। प्रश्नकाल के होते आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी आप सभी सदस्यों तक तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूंगा। प्लीज बैठिए। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है। नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। स्पीकर के आश्वासन ने इन लोगों को, भाई उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। तो लोकसभा के अंदर मोदी सरकार के मंत्रियों ने भरोसा दिया कि भाई विपक्ष जिस मुद्दे पे बोलेगा उस पे चर्चा होगी। भाई सरकार हर विषय पे चर्चा को तैयार है। पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग है, सब बैठ के तय कर लेंगे किस मुद्दे पे चर्चा करनी है, कितनी चर्चा करनी है। फिर पीठासीन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष को समझाया कि पहले ही दिन सदन को बाधित करना सही नहीं है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। भाई इतने पे भी ये लोग नहीं माने तो रक्षा मंत्री, सीनियर नेता सरकार के राजनाथ सिंह, उन्होंने विपक्ष को समझाने की कोशिश की। कहा कि जितना बोलिएगा उतनी देर की चर्चा होगी। भाई ऑपरेशन सिंदूर पे बोलिएगा 2.5 घंटे चर्चा, तो 2.5 घंटे चर्चा हो जाएगी। इतने लोग समझा दिए। इसके बाद फिर से पीठासीन जगदम्बिका पाल ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेकर अपील की। कहा कि आपको जो मुद्दा उठाना है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा करके उठा लीजिए भाई। लेकिन ना, एकदम मानने को, सुनने को तैयार नहीं है लोग। इतने आश्वासन के बाद भी विपक्ष ने एक ही काम किया, हंगामा, और लोकसभा की कार्रवाई को चलने ही नहीं दिया। एक बार सुनिए लोकसभा में क्या क्या हुआ, फिर बताऊंगा कि 4 घंटे के अंदर ही कैसे विपक्ष अपनी ही बातों में फंस गया। रक्षा से संबंधित जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए। जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। अजब काम कर रखा है विपक्ष ने। हर बार इनको लगता है आप मतलब कहते हैं कि हमको चर्चा भी चाहिए और फिर हंगामे भी करना है। कभी कहेंगे पीएम का बयान चाहिए, और जब पीएम बोलेंगे तो पूरे टाइम वेल में खड़े होकर जो वो हंगामा लगाएंगे, और उसके बाद भी पीएम नहीं रुकेंगे, पानी पी पी के बोलते रहेंगे तो सदन छोड़ के चले जाएंगे। ये कौन सा एटीट्यूड है बॉस? इस तरह का विपक्ष इस देश ने शायद ही कभी देखा होगा। और लोकसभा के अंदर विपक्ष ने पूरा हंगामा किया, ऐसा हंगामा कि उनके सामने बाकी सदस्यों की आवाजें दब गई। लेकिन संसद के बाहर राहुल गांधी क्या माहौल बनाए कि भाई लोकसभा के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। अरे बॉस, इतना चिल्ला रहे हैं आप लोग कि नेता क्या बोल रहे हैं सरकार की तरफ के, वो सुना ही नहीं दे रहा है, और कह रहे हैं कि बोलने ही नहीं दिया जाता है। एक बार सुनिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को क्या आरोप लगाए, फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई बताता हूं।
हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं है। थैंक यू। तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। यानी इनके लिए ये ईगो का मुद्दा बन गया कि राहुल गांधी खड़े हुए तो 1 मिनट बोलने कैसे नहीं दिया। ये मुद्दा नहीं है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी खड़े हो गए तो बस बोलने दीजिए, जबकि स्पीकर कह रहे हैं कि भाई प्रश्नकाल चल रहा है, उसके बाद जिसको जितना बोलना है बोलिए। और राहुल गांधी कहते हैं उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। क्या नहीं बोलने दिया जाता बॉस? सदन में आंख मारने का उनका वीडियो है, सदन में सबको बोलने का कि जाओ 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 वेल में जाके हंगामा करो उसका वीडियो है, पिछले 10-11 साल का बता रहा हूं। पीएम से जाके गले लग जाने का वीडियो है उनका। वो भगवान शिव की फोटो लेकर आकर बोलना चाहते हैं, वो भी कर देते हैं। क्या चीज से रोका गया है भाई? कब नहीं बोलने दिया गया है राहुल गांधी को? लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो अब बने, जब नहीं थे तब भी बोले हैं जितना बोलना था, खूब भर भर के बोले हैं। हाँ, यह जरूर है कि जब पीएम बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता, हंगामा किया जाता है। और पीएम अपने हिस्से का पानी हंगामा करने वालों को देते हैं कि गला सूख गया होगा, लो पियो फिर हंगामा करो। तो अगर आप कायदे से देखिए तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया जाता है, और बोलते हैं तो सुनने नहीं दिया जाता है देश को। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कह रहे हैं कि नेता विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। अगर ऐसा ही है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बोल रहे हैं बॉस? वो भी तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के दावों पर सब पे सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का पूरा मौका मिला, उन्होंने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी में राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी टक्कर हो गई। आप देखिए खड़गे साहब बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हुआ। खड़गे साहब नेता नहीं है क्या? वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो फिर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता। ये कहां से आया राहुल गांधी के मन में? सुनिए कैसे खड़गे साहब क्या बोल रहे हैं और कैसे जेपी नड्डा से उनका टकराव हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले, और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए। देखिए तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। इस हाउस को, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बेधड़क बोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का यह आरोप लगाना कि वो विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इन आरोपों की पोल तो खुद उन लोगों ने खोल दी जो कई बार लोकसभा अध्यक्ष की जगह पर उनकी सीट पर बैठते हैं। जैसे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल कई बार लोकसभा की कार्रवाई चलाते। आज भी जब हंगामा हो रहा था तो जगदंबिका पाल कुछ समय के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर थे। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल गांधी अपने लोगों को सीट पर बिठा देते, अगर हंगामा नहीं होता तो राहुल गांधी को बोलने का मौका देते।
लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, उनके ही लोग हंगामा करते रहे तो कैसे बोलने देते। सुनिए बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे थे वो क्या बता रहे हैं। उसके बाद आपको बताता हूं कि सदन में न बोलने देने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी सदन में कितने वक्त मौजूद रहते हैं, उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड किया। कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बार बार अपील कर रहा था कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहें कि वो जाकर के अपनी सीट पे बैठे, हाउस ऑर्डर हो तो मैं उनको अवसर देता। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है, जब सदन की कार्रवाई चलती है, तो या तो वो सदन से गायब रहते हैं या फिर चर्चा में उतना हिस्सा नहीं लेते। आप संसद में राहुल गांधी का प्रदर्शन देख लीजिए, आपको राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई पता चल जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से अगर आप 17वीं और 18वीं लोकसभा का प्रदर्शन देखेंगे राहुल गांधी का संसद में प्रदर्शन, ये आपको पहले 17वीं लोकसभा का प्रदर्शन बताता हूं कि राहुल गांधी नेशनल एवरेज और स्टेट एवरेज, ये 3 कॉलम बना हुआ है। अगर आप अटेंडेंस देखेंगे कि राहुल गांधी का अटेंडेंस कितना रहा भाई 17वीं लोकसभा में, 51%, 51%। इससे पहले वाली जो लोकसभा थी 2019 से 2024 में, तो भाई आप आधे टाइम तो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं लोकसभा, और आप कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। जबकि नेशनल एवरेज है 79% का बॉस, 79%। मोटे तौर पे जितने सांसद आते हैं वो ऑलमोस्ट 80% उनका अटेंडेंस रहता है। राहुल गांधी का 51% है। कितनी डिबेट में हिस्सा लिए राहुल गांधी 2017वीं लोकसभा में? 8 डिबेट में, मात्र 8 डिबेट में हिस्सा लिए। नेशनल एवरेज कितना है आपको पता है? 46.7। मतलब ऑलमोस्ट जितने सांसद हैं वो 47 डिबेट में हिस्सा लेते हैं। राहुल गांधी का है 8 का, और स्टेट एवरेज तो और ज्यादा है, 78.5 का है। सोचिए, जिस राज्य से सांसद हैं वहां के अन्य सांसदों का औसत आपको बता रहा हूं। कितने सवाल पूछे राहुल गांधी ने, यह भी देख लीजिए कि भाई बोलने नहीं दिया जाता है। अरे जब बोलने दिया जा रहा है तो कितने सवाल आपने पूछे? 17वीं लोकसभा के 5 साल में राहुल गांधी मात्र 99 सवाल पूछे, और नेशनल एवरेज कितना है? 210 का, और स्टेट एवरेज उनका कितना है जहां से वो सांसद हैं? 275 का। प्राइवेट मेंबर बिल पीएमबी राहुल गांधी कितना लाए? 0, एक भी प्राइवेट मेंबर बिल नहीं लाए। नेशनल एवरेज है 1.5 का और स्टेट एवरेज है 4.8 का। चलिए आप कहिएगा कि पहले तो मैं एलओपी नहीं था। 18वीं लोकसभा में तो आप एलओपी बन गए बॉस। 18वीं लोकसभा में क्या प्रदर्शन रहा? कितनी डिबेट में हिस्सा लिए? अभी भी 8 डिबेट में हिस्सा लिए, 8 डिबेट राहुल गांधी। और नेशनल एवरेज कितना क्या है? नेशनल एवरेज जो है वो है 11.8 का, मतलब ऑलमोस्ट 12 का। उसमें भी राहुल गांधी पीछे। सवाल कितने पूछे राहुल गांधी ने 18वीं में? जब से एलओपी बने हैं उन्होंने सवाल पूछे 15, और नेशनल एवरेज कितने का है? 47 का। तो बॉस आपको पूरा मौका है, आप बोलिए ना आप सवाल पूछ पा रहे हैं, ना अटेंडेंस फुल है, और उसके बाद आप 1 मिनट के लिए भी उठ गए तो सब रुक जाएं, थम जाएं, सांसें थम जाएं लोगों की कि अरे बाप रे अब राहुल जी खड़े हैं, उनको बोलने देना। ऐसे कैसे होगा सर? आप भी सांसद है, दूसरे भी सांसद हैं। आज विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर पूरा माहौल बनाया था। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सदन को चलने नहीं दिया, जबकि यह बात सबको पता है कि 2:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष मिलकर तय करते हैं कि सदन के आगे का एजेंडा क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद यह खबर आ गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में कुल 25 घंटे चर्चा होगी। 25 घंटे बॉस। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर, 9 घंटे राज्यसभा में चर्चा होगी। और इस चर्चा के लिए अगले हफ्ते का समय तय किया गया, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा था कि यह चर्चा इसी हफ्ते हो और पीएम मोदी जवाब दे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार की तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी इसी हफ्ते विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, और पीएम मोदी के रहते हुए सदन में चर्चा अगले हफ्ते ही हो सकती है। लेकिन इस पर भी विपक्ष ने टांग अड़ा दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सरकार ने विपक्ष के उठाए मुद्दों को इस हफ्ते के एजेंडे में रखा ही नहीं। अब आप ये डबल स्टैंडर्ड देखिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी को तो एकदम चर्चा में रहना ही होगा, वो नहीं रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी, और जब नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते विदेश से लौटकर आएंगे तो चर्चा होगी,
सरकार कह रही है, यानी विपक्ष की बात को माना भी जा रहा है, तो उसमें भी उनको दिक्कत है। कह रहे हैं कि इस हफ्ते के एजेंडे में हमारा मुद्दा क्यों नहीं रखा बॉस। अरे बॉस, तो इसी हफ्ते करना है तो फिर नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, कर लीजिए। नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम बना हुआ है, कोई घूमने थोड़े ही जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी भी चाहिए, इसी हफ्ते भी चाहिए, कैसे चलेगा बॉस? गजब ही हाल बना रखे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के अलावा मणिपुर के मुद्दे पर भी 2 घंटे की चर्चा का वक्त दिया। मोदी सरकार विपक्ष की तरफ से उठाए गए किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रही है। अब तो चर्चा का टाइम भी तय हो गया। 25 घंटे का वक्त कोई कम नहीं होता बॉस। अब कमाल की बात यह है कि जब सब कुछ तय हो गया, उसके बाद भी विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ। जब 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू, तो फिर विपक्ष ने फिर से हंगामा किया। सब तय हो गया कि भाई 25 घंटे चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर, ना 4 बजे फिर हंगामा। लोकसभा की कार्रवाई को फिर अब कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। जब इंडी गठबंधन की लाइन और लेंथ बिगड़ी, तो वो खुद कैसे एक्सपोज हो रहे हैं वो देखिए। इंडी गठबंधन ने संसद सत्र शुरू होने से मीटिंग पर मीटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों की एक लंबी लिस्ट निकाली। कह दिया कि विपक्ष इन सारे मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने भी कह दिया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। अब इंडी गठबंधन का प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो तो यही माहौल बना रहे थे कि सरकार तो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा से भाग रही है। जब ये दाव उल्टा पड़ गया, तब अब इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पहले दिन चर्चा क्यों नहीं की? क्या सदन के पहले ही दिन चर्चा नहीं हो सकती है? मतलब अगर पहले दिन नहीं होगी तो चर्चा नहीं मानी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल तो नहीं रहा है ना। जब इतना दिन वेट कर लिए, 1 हफ्ता नहीं कर सकते हैं आप। और सरकार कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे, आ जाने दीजिए विदेश दौरे से। 1 हफ्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार विपक्ष की एक एक मांग मान रही है, लेकिन विपक्ष उसमें एक नई शर्त जोड़ देता। अच्छा, ये वाला मान लिए, इसमें ये जोड़ देते हैं। ये सब जनता भी देख रही है बॉस। सबको सब समझ में आता है कि कौन चर्चा से भाग रहा है और कौन चर्चा के लिए तैयार है। और आप ये भी देखिए कि विपक्ष कैसे नए नए खेल कर रहा है। पहले विपक्ष चर्चा के दौरान पीएम मोदी के मौजूद रहने और जवाब देने की मांग कर रहा था। अब विपक्ष की तरफ से इसमें नई मांग जोड़ दी गई है। अब विपक्ष चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी रहना होगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में मौजूद रहे। इनकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है डिमांड की। सुनिए लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। बार बार मंत्रियों की तरफ से हम सुन रहे हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार है, पर किस तारीख पर? तारीख का कोई उन्होंने अभी तक खुलासा नहीं किया है। तो आज भी हम सरकार से ये नहीं जान पाए, और यही हमारी मांग है कि सरकार अगर चर्चा के लिए तारीख तैयार है तो तारीख हमें बताएं। शुरुआत में ले, आज ही लेते तो बेहतर होता। कांग्रेस पार्टी आज तैयार थी, कल लेते तो कल भी हम स्वीकार करते। हमारी मांग स्पष्ट है, तारीख दे, और ऐसे महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी उपस्थित रहे। एकदम डेट बता दीजिए, इनको टाइम बता दीजिए। पीएम, एचएम, रक्षा मंत्री सब होने चाहिए। मुझे लग रहा है अगली डिमांड बस यही आएगी कि नरेंद्र मोदी को नीला कुर्ता पहन के आना होगा, अमित शाह का कपड़ा ऐसा होना चाहिए, फलाने का कपड़ा ऐसा, जूता चप्पल ऐसा होना चाहिए। सब डिमांड रख दीजिए, कुछ मत छोड़िए बॉस। ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा चाह रहे हैं, यही सीरियसनेस है विपक्ष का। कांग्रेस पार्टी को संसद सत्र के दौरान पीएम मोदी के विदेश जाने से भी दिक्कत है। पीएम मोदी 23 से 26 जुलाई के बीच यूके और मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं। इस पर कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी को ऐसे टाइम पर विदेश नहीं जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस भूल जाती है कि यूपीए 2 की सरकार में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह अक्सर महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान खुद नहीं मौजूद रहते थे। और मैं आपको याद दिलाता हूं, साल 2012 में 28 अगस्त से 31 अगस्त तक तब के पीएम मनमोहन सिंह तेहरान की यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान भारत की संसद में कोयला घोटाले पर हंगामा हो रहा था। पूरा संसद सत्र कोयला घोटाले की भेंट चढ़ गया था। तब मनमोहन सिंह नहीं गए थे विदेश। इसी तरह साल 2011 में 15 से 17 दिसंबर तक मनमोहन सिंह रूस की यात्रा पर थे। इस दौरान भारत की संसद में रिटेल एफडीआई के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था। 2011 में ही 6 से 7 सितंबर तक मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा पर थे, जबकि भारत की संसद में कैश फॉर वोट मामले पर हंगामा चल रहा था। आज जो सवाल पूछ रहे हैं वो बताएं कि मनमोहन सिंह तब क्यों विदेश यात्रा पर गए थे। साल 2012 में 23 से 27 मार्च तक मनमोहन सिंह दक्षिण कोरिया की यात्रा पर थे और भारत की संसद में तेलंगाना राज्य के गठन के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ था। साल 2010 में भाई 10 से 12 नवंबर तक मनमोहन सिंह दक्षिण कोरिया में थे,
उसी साल 9 से 12 दिसंबर तक बेल्जियम और जर्मनी की यात्रा पर गए हुए थे, जबकि भारत की संसद में 2G घोटाले पर भयंकर हंगामा मचा हुआ था। अप्रैल 2010 में मनमोहन सिंह अमेरिका, ब्राजील, भूटान की यात्रा पर गए थे, जबकि भारत में संसद का बजट सत्र चल रहा था। मनमोहन सिंह विदेश में थे। मनमोहन सिंह ने 8 संसद सत्रों के दौरान 13 विदेश दौरे किए थे और इस दौरान संसद सत्र के कुल 35 दिन वो संसद में मौजूद नहीं थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री क्यों चले गए। अरे भाई, प्रधानमंत्री हैं, किसी देश के दौरे पर जाते हैं, वहां पहले से बातचीत चलती रहती है और उस दौरान अगर उनका कार्यक्रम बना हुआ है, सामने वाले को देख के कार्यक्रम बनता है। ये थोड़ी है कि हेलो मैं आ रहा हूं, मैं आ गया, बस वाला हिसाब है। दोनों देशों के बीच बातचीत होती है। हाँ, आप मौजूद रहेंगे, दूसरे वाले के पास भी समय, फिर आप जाते हैं यात्रा पे। तो मनमोहन सिंह गए थे तो गए थे, प्रधानमंत्री थे, जाना चाहिए था, क्या हुआ उसमें? लेकिन नहीं, हर चीज में नरेंद्र मोदी को इन लोगों को घेरना है। विपक्ष दो बातें एक साथ कर रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि सत्र के बीच में क्यों जा रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी कह रहा है कि विदेश नीति फेल है। अखिलेश यादव इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भारत का सम्मान दुनिया के हर देश में हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ कोई देश खड़ा ही नहीं था। सुनिए अखिलेश यादव। सोचिए, विदेश नीति, हमारे देश का कितना सम्मान हो रहा है। हर देश में जा रहे हैं, हमारे देश का सम्मान हो रहा है। कोई देश नहीं बचा होगा जहां हमारे देश का सम्मान ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी विदेश नीति हमारी असफल हो गई। कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। जिस समय सिंदूर ऑपरेशन चला उस समय कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, और पाकिस्तान जैसा देश जो लगातार IMF, वर्ल्ड बैंक या जितनी फंडिंग एजेंसी उनसे पैसा ले रहा है। तो ये विदेश नीति है, पहलगांव है, इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या है, भूल हुई है, चूक हुई, इन सब बातों को तो रखना ही पड़ेगा। सरकार के इनका एजेंडा सेट है कि सब वहां पर जो चर्चा हो इस दौरान बस यही बताना है कि सब फेल था बॉस, कुछ रहा ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पे तो चर्चा होगी, इसका टाइम भी फिक्स हो गया है। अब विपक्ष किस बात पर हंगामा करेगा, इसलिए उसने हंगामा काटने का नया हथियार निकाल लिया। कल सुबह संसद के अंदर इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक होने वाली है, जिसमें संसद के अंदर विपक्ष की आगे की रणनीति पर बात होगी। इसके अलावा कल विपक्ष संसद के मकर द्वार पर सुबह 10:30 बजे बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगा। यानी अब ऑपरेशन सिंदूर तो बैकसीट पे चला गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया 25 घंटे चर्चा करेंगे। अब क्या उठाएं भाई, तो बिहार में वो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, उस मुद्दे पे बवाल होगा। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद के अंदर प्रदर्शन करने से पहले ही विपक्ष को झटका लगा है, क्योंकि बिहार के वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं में से 96% से ज्यादा वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अभी तक चलाए गए अभियान के दौरान 43,93,000 मतदाता ऐसे निकले हैं जो अपने एड्रेस पर नहीं मिले। 29,62,000 वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। अब तक 11,484 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये सभी डेटा 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ ऑलरेडी शेयर किया जाएगा। फिर 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच नाम जोड़ने, हटाने, सुधार के लिए जो दावे आएंगे, आपत्तियां जो होंगी उनको देखा जाएगा, और 1 सितंबर को फिर वोटर लिस्ट आएगी फाइनल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी विपक्ष बवाल काटने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उधर नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो विपक्ष को सरप्राइज कर देगा, क्योंकि आज पहले दिन पीएम मोदी ने संसद में अपने ऑफिस में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में अमित शाह थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह थे, शिवराज सिंह चौहान थे, निर्मला सीतारमण थी, किरण रिजिजू थे, अर्जुन मेघवाल थे। इधर पीएम मोदी ने बैठक की, उधर गृह मंत्री अमित शाह शाम को लोकसभा के स्पीकर से भी मिले। बड़ी बैठक हुई है, बड़े बड़े नेता मौजूद थे, और इसलिए अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पीएम मोदी कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं जो विपक्ष को भी अंदाजा नहीं लग रहा है। लेकिन खैर, पीएम मोदी जो भी सोच रहे हो वो तो पता चल ही जाएगा। इस पूरे संसद सत्र के दौरान पाठशाला में आपको एक एक डिटेल, एक एक एनालिसिस देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा पीएम मोदी चीन बॉर्डर पर राफेल लैंड करवा रहे। उधर भारत से दोस्ती के लिए अलबलाए चीन ने पाकिस्तान को धकिया दिया। भारत चीन रूस की तिकड़ी बनाने की तैयारी के बीच पीएम मोदी ने बॉर्डर पर चीन का कौन सा भूत उतार दिया, आज आपको यह भी बताऊंगा। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रहा, आज से नहीं उठा रहा, शुरू से उठा रहा। पीएम मोदी के विदेश दौरों पर कह रहा है कि पीएम मोदी संसद सत्र के बीच में विदेश जा रहे हैं। बाप रे बाप, बताइए क्या हासिल होगा इससे। लेकिन यही डिप्लोमेसी है बॉस, जिसके दम पर वो चीन भी आज लाइन पर है, जो चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त और हमारा सीधा दुश्मन है। यह वही डिप्लोमेसी है जिसके दम पर आज न सिर्फ चीन बल्कि ट्रंप की भी हेकड़ी नए भारत के सामने निकल जाती।
आप देखिए कि मोदी आतंकी पाकिस्तान के दोस्त चीन को ऐसे लाइन पर ले आए कि वो कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक में शामिल आतंकी संगठन टीआरएफ को उस अमेरिका से ग्लोबल बैन लगवा दिया जो अमेरिका कुछ समय से पाकिस्तान को पुचकारने में जुटा हुआ था, लल्लो चप्पो कर रहा था। उसने टीआरएफ पे बैन लगा दिया। आप यह भी देखिए कि जिस मालदीव में इंडिया आउट का अभियान चलाया गया था, वो मोइजू याद है ना, अब वही मालदीव अपने स्वतंत्रता दिवस में नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुला रहा है। वो मोइजू गया था चीन के गोद में बैठने। ऐसा खेल पलटे नरेंद्र मोदी की, अब नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बुला रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर ब्रिटेन भी जाएंगे। यानी मोदी का विजन क्लियर है बॉस, पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करवाना। आप देखिए कि चीन से दबकर पहले की सरकारें बॉर्डर पर सड़कें तक बनाने से कतराती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन बॉर्डर पर राफेल लैंड करवाने का इंतजाम कर रहे हैं बॉस। चीन बॉर्डर के बेहद नजदीक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड बनवा रहे हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनवा रहे हैं। पीएम मोदी बॉर्डर पर चीन के सिर पर चढ़ा दुश्मनी का भूत उतार रहे हैं और उसका असर दिखना शुरू हो गया है। चीन भारत से दोस्ती के लिए अलबलाया हुआ है, भारत के साथ बात करने के लिए पाकिस्तान को धकिया दे रहा है, और इसकी बात आपको विस्तार से बताऊंगा। यह भी आज आपको बताऊंगा कि भारतीय सेना को अब कौन सी हवाई ताकत मिलने वाली है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ाई हुई है। बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया है जो चीन को बड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन जो हो रहा है उसका एक ट्रेलर देखिए पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दुश्मन को उसकी हद में रखना अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान के बाद अब मोदी ने एलएसी के बेहद नजदीक एक ऐसा काम कर दिया कि चीन चाहकर भी अपनी हद पार करने के बारे में 10 बार सोचेगा। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगी एलएसी से सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर आप जो ये पट्टी देख रहे हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो बनकर तैयार हो चुका है बॉस। इस एयरफील्ड का नाम है न्योमा एयरफील्ड। अक्टूबर में इस एयरफील्ड से भारतीय सेना के राफेल, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स उड़ान भरना शुरू करेंगे और यह हवाई पट्टी बिल्कुल एलएसी के पास है। इस एयरफील्ड का शिलान्यास अगस्त 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। देश का सबसे ऊंचाई पर बना न्योमा एयरफील्ड 13,700 फीट की ऊंचाई पर बना है। एलएसी से इस एयरबेस की दूरी मात्र 32 किलोमीटर है। इसके 3 किलोमीटर लंबे रनवे का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा एटीसी और बाकी के कामों को भी फाइनल टच दिया जा रहा है। अब आप न्योमा एयरफील्ड की एक सैटेलाइट इमेज देखिए बॉस, जिसमें दिख रहा है कि रनवे, एटीसी टावर, फाइटर जेट्स खड़े करने के लिए हैंगर और प्रशासनिक बिल्डिंग सब तैयार हो चुके हैं बॉस। और जल्दी ही यहां मिग 29 और सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान तैनात किए जाएंगे, राफेल उतरेगा। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से न्योमा हवाई पट्टी बेकार पड़ी थी। सितंबर 2009 में भारतीय वायुसेना ने इसे दोबारा शुरू किया था, लेकिन अब तक न्योमा का रनवे मिट्टी से बना हुआ था, जिससे सिर्फ C-130J जैसे परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर ही उतर सकते थे। साल 2020 में गलवान और डेमचोक देप्सांग में चीन के साथ गतिरोध के वक्त भारतीय वायुसेना ने इसका इस्तेमाल किया था। Mi-17 मीडियम लिफ्ट, CH-47F चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को न्योमा में तैनात किया गया था। इसके बाद 2021 में मोदी सरकार ने न्योमा को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर विकसित करने का फैसला किया, और अब न्योमा एयरफील्ड से भारतीय वायुसेना को न सिर्फ चीन पर नजर रखने में मदद मिलेगी, बल्कि चीन की किसी भी चालबाजी का तुरंत मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। लद्दाख में जिस ऊंचाई पर यह एयरबेस बना है, वहां सर्दियों में तापमान -35 डिग्री तक चला जाता है और एलएसी का पूरा इलाका लेह लद्दाख से कट जाता है। लेकिन न्योमा एयरबेस बनने के बाद यहां भारतीय वायुसेना के सभी तरह के विमान आसानी से उतर सकेंगे। अभी भारी हथियारों को लेह से सड़क मार्ग के जरिए एलएसी पर पहुंचाना पड़ता है। न्योमा एयरफील्ड बनने के बाद अब सिर्फ 2 घंटे में भारी हथियार एलएसी पर पहुंच सकेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत कम समय के अंदर सैनिकों को एलएसी पर तैनात किया जा सकेगा। इससे चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में भारतीय सेना का रिस्पॉन्स टाइम बहुत बेहतर हो जाएगा।
भारतीय वायुसेना को रिमोट और पहाड़ी बॉर्डर एरिया तक सीधी पहुंच हासिल होगी। इस एयरबेस के तैयार होने के बाद लद्दाख में भारतीय वायुसेना का यह चौथा एक्टिव एयरबेस होगा। अभी लेह, करगिल और सियाचिन में एयर स्ट्रिप है, जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। न्योमा एयरबेस तो सिर्फ एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की युद्ध स्तर पर तैयारी को निपटाते जा रहे हैं। मोदी सरकार इस टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है कि अगले 5 साल में एलएसी की सभी फॉरवर्ड पोस्ट तक सड़कें पहुंच जाएं। लद्दाख में रणनीतिक रूप से अहम देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में 130 किलोमीटर लंबी नई सड़क अगले साल पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी चीन बॉर्डर पर आसान पहुंच बनाने के लिए हाईवे के निर्माण का काम चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची शिंकुला टनल बनाई जा रही है, जो हिमाचल से लद्दाख तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगी। यानी नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारें करना ही नहीं चाहती थी या चीन के डर से करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। जिनको लग रहा है कि सड़क बना दिया तो क्या ही कर दिया बॉस नरेंद्र मोदी ने। आपको साल 2013 में मनमोहन सरकार के दौरान रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी का बयान सुनवाता हूं। उन्होंने खुद कबूल किया था कि भारत ने चीन के वजह से कि चीन नाराज ना हो जाए एलएसी पे सड़कें नहीं बनाई थी और ना कोई एयरफील्ड। सुनिए तब के रक्षा मंत्री क्या बोलते थे। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. आप सोचिए बॉस, रक्षा मंत्री खुद खड़े होकर सदन में बड़ी गर्व से बता रहे हैं कि आजादी के बाद सरकारें ऐसी रहीं जिन्होंने बॉर्डर पे कुछ निर्माण नहीं कराया, क्योंकि ना निर्माण करना ज्यादा सेफ रहता है। ऐसी ऐसी सरकारें रही हैं इस देश में। और नरेंद्र मोदी, जिनके लिए कहा जाता है कि चीन से आंख नहीं मिला पाते, भाई साहब एलएसी के पास तक सड़क जा रही है, एयर स्ट्रिप बन रहा है। यह होता है देश को मजबूत करना। आप सोचिए कांग्रेस चीन के सामने किस कदर सरेंडर मोड में रही होगी कि बॉर्डर पर अपनी ही सीमा के अंदर एयरबेस छोड़िए सड़क बनाने से पीछे हटती थी। और राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर की रट लगाते हैं, जबकि पीएम मोदी बॉर्डर पर वो काम कर रहे हैं जो पिछली सरकारें कर देती ना बॉस, तो भारत कब का बॉर्डर पर और मजबूत हो जाता। और नरेंद्र मोदी तो वो कर रहे हैं जिससे चीन को परेशानी होगी, जिसके लिए वो भारतीय सेना को ताकतवर बनाने में जुटे हैं। आप देखिए कि अब भारतीय थल सेना को जल्दी ही दुनिया के सबसे एडवांस्ड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की ताकत मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक जोधपुर में 22 जुलाई को भारतीय सेना में अपाचे हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाएगा। वायुसेना के बेड़े में पहले से ही अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब ये थल सेना में शामिल होकर ग्राउंड ऑपरेशंस में भी अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसके लिए अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर किया जा रहा है। तीनों हेलीकॉप्टर भारत पहुंचने वाले हैं। मोदी सरकार ने साल 2020 में भारतीय सेना के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ लगभग 5,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इस डील के तहत पहले फेज में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स में से अभी तक 3 भारत को मिलेंगे। जोधपुर में 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन इन अपाचे हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करेगी। इन तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। अपाचे हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया में यानी फ्लाइंग टैंक यानी उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है, और इसकी वजह है इस हेलीकॉप्टर की जबरदस्त मारक क्षमता। देख रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक गन लगी होती है जो चलते फिरते दुश्मन को निशाना बना देती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट सिस्टम लगे हैं जो जटिल युद्ध क्षेत्रों में भी प्रभावी साबित होते हैं। इसमें हेलफायर जैसी एंटी टैंक मिसाइलें फिट होती हैं जो टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती हैं। अपाचे में लगे रॉकेट पॉड्स से दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की जा सकती है। नाइट विजन और एडवांस टारगेटिंग सिस्टम के दम पर यह दिन रात और किसी भी मौसम में ऑपरेशन को पूरा कर सकता है। अपाचे की इन्हीं खूबियों की वजह से इसे टैंक्स का फ्लाइंग वर्जन कहा जाता है कि भाई उड़ता फिरता टैंक है जो दुश्मन के टैंक्स को भी एयर स्ट्राइक में बर्बाद कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की ताकत देखी, अब भारत की कूटनीतिक ताकत भी दुनिया देख रही है। क्या अमेरिका, क्या चीन, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी भारत से भिड़ना नहीं चाहते। पहले अमेरिका ने पहलगाम अटैक में शामिल आतंकवादी संगठन टीआरएफ पर बैन लगाया। अब चीन भी टीआरएफ को नहीं बचाएगा। चीन ने कह दिया है कि आतंकवादी संगठनों को लेकर चीन कोई रहम का बर्ताव नहीं करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा बयान दिया कि चीन हर तरह के आतंकवाद का सख्त विरोध करता है।
चीन 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है। चीन सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की अपील करता है। आप सोचिए बॉस, जो चीन अभी कुछ दिन पहले एससीओ लेवल की मीटिंग हो रही थी, उसमें अपने यहां कह रहा था कि पहलगाम का नाम नहीं जुड़ेगा, और उससे ऐसे संबंध जो है वो बदले हैं कि वो भारत से दोस्ती के चक्कर में अब पाकिस्तान को धकिया रहा है। कह रहा है कि पहलगाम जैसा टेररिस्ट अटैक नहीं चलेगा, ना ही वो टीआरएफ का विरोध कर रहा है। जबकि ये तो वो चीन है जो कि लश्कर तैयबा और पता नहीं उसके बड़े बड़े आतंकियों को बचाने में लगा रहता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का दम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्दे के पीछे से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन देने वाला चीन भी मोदी को अब नाराज नहीं करना चाहता, भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। चीन तो यह भी कह रहा है कि वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, जिसके बाद अब वो देश भी लाइन पर आ गए हैं जो चीन के कंधे पर चढ़कर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे थे। आप देखिए कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने मोदी के खिलाफ पलक पावड़े बिछा दिए हैं। मोइजू के आग्रह पर पीएम मोदी 26 जुलाई को मालदीव जा रहे हैं, जहां वो 26 जुलाई को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। मोहम्मद मोइजू ने भारत और मोदी के खिलाफ कैंपेन चलाकर 2023 का राष्ट्रपति चुनाव जीता था बॉस। सत्ता में आने के बाद मोइजू ने शुरुआत में भारत को इग्नोर किया, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी सख्ती दिखाई और मालदीव की आर्थिक मदद कम कर दी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मोइजू भारत यात्रा पर आए थे और भारत से मदद की गुहार लगाई थी। तब भारत ने मालदीव को दोबारा कर्जा भी दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोइजू सरकार मालदीव में विकास परियोजनाओं के लिए भारत से लगभग 70,000 करोड़ रुपए उधार लेने की कोशिश कर रही है। ये वो योजनाएं हैं जिनको चीन ने फंड करने का वादा किया था, लेकिन चीन ने अपना वादा पूरा नहीं किया और मालदीव की कई प्रमुख विकास परियोजनाएं अटक गई। रिपोर्ट के मुताबिक अपनी मालदीव यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारत की तरफ से फंडेड कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी का मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होना यह बताता है कि मोइजू की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आप यह भी देखें कि एक तरफ तो नेटो में शामिल देश भारत पर दबाव बना रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, रूस से सारे रिश्ते तोड़ दो, वरना 100% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन भारत ने भी कायदे से समझा दिया कि जो करना कर लो, भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। अब उसी नेटो में शामिल ब्रिटेन भारत के साथ अपनी आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के निमंत्रण पर पीएम मोदी 23 और 24 जुलाई को ब्रिटेन जा रहे हैं। यह पीएम मोदी की चौथी ब्रिटेन यात्रा होगी। पीएम मोदी और स्टारमर दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता भी हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत के ब्रिटेन में निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा और ब्रिटिश उत्पादों को भारतीय बाजार में आसानी से प्रवेश मिल सकेगा। यानी हर तरफ से आप देखें तो भारत जो है वो इस वक्त हर कोई चाहता है कि उसका दोस्त बने। आप सोचिए ना बॉस, चीन कह रहा है कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, आतंकियों का साथ देने के लिए अपने रास्ते बदल रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं, ठीक है तुम दोस्ती करना चाहते हो, देखेंगे, बात करेंगे, बराबरी में बात होगी। लेकिन चीन पे चूंकि भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर सेना को भी मजबूती दे रहे हैं कि भाई इस पर भरोसा मत करो, ठीक है बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे। इंडिया, चाइना, रशिया अगर ये तिकड़ी बनती है तो भारत की और ताकत ही बढ़ेगी, लेकिन बिना चीन पे भरोसा किए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, छांगुर बाबा प्लस आईएएस प्लस जाकिर नायक और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। टीवी पर उन हिंदुओं की गवाही जो खुद बता रहे कि कैसे धर्म परिवर्तन का रैकेट काम कर रहा था। भाई देश कितना भी मजबूत हो जाए, बॉर्डर पर अंदर भी मजबूत होना जरूरी है। और इसीलिए देश में सनातन के खिलाफ जो खौफनाक साजिशें चल रही हैं, उन्हें तोड़ना भी बड़ा जरूरी है। कैसे हर राज्य के शहर में धर्मांतरण गैंग एक्टिवेटेड है, उसकी एक एक परत अब खुल रही है, जिसमें हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान तीनों टारगेट पर थे, यह कहा जा रहा है। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के धर्मांतरण गैंग पर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में बुलडोजर एक्शन के बाद से हिंदू बेटियों के धर्मांतरण की साजिश पर खुलासों की झड़ी लग गई। लेकिन सबके बीच झांगुर से भी बड़े और खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के मॉड्यूल पर भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, आरोप लग रहा और उन्हें आत्मघाती हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। आगरा में 2 हिंदू बेटियों को कैसे फिल्म केरला स्टोरी की तरह
जाल में फंसाकर मुसलमान बनाया गया और इस साजिश का भगोड़े जाकिर नाइक से क्या कनेक्शन निकला, सनातन को मानने वाली दो बहनें ब्रेन वॉश के बाद अपने ही धर्म के खिलाफ हथियार उठाने को क्यों तैयार हो गईं, आज पाठशाला में धर्मांतरण गैंग की साजिश के एक एक डिटेल को आपके सामने रखूंगा। पहले रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासों की एक झलक देखिए। वही इस्लाम, वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फौरन से फंडिंग आ रही है। उनमें से एक का उसके अपने चेंज्ड फेसबुक पर AK-47 के साथ फोटो है। ये स्टाइल जो है, मैंने कहा कि वो ISIS का स्टाइल है। आगरा में धर्मांतरण गैंग पर हुए खुलासे और इसके कट्टरपंथी जाकिर नाइक से कनेक्शन के बारे में आगे बताऊं। पहले देखिए भारत में कैसे धर्मांतरण के साथ ही सनातन और उसके सबूतों को मिटाने की खौफनाक साजिश रची जा रही थी। आगरा में अवैध धर्मांतरण का खुलासा होने के बाद अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से पुलिस को कई वीडियो और किताबें मिली। इनमें हिंदुओं के खिलाफ उकसाने वाले वीडियो भी शामिल है। ऐसा ही एक वीडियो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है, जिसमें पीएम मोदी मंदिर की सीढ़ियों पर दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो के पीछे चल रहे ऑडियो में मुस्लिम आक्रांताओं गौरी और गजनबी का गुणगान हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर तोड़ने की बातें कही जा रही। देखिए जरा वीडियो। धर्मांतरण के लिए टारगेट किए गए लोगों को बरगलाने के लिए सिर्फ वीडियो ही इस गैंग का अकेला टूल किट नहीं था, यह आरोप लग रहा है। इसके टूल किट में कई किताबें भी शामिल थी। इन किताबों के जरिए टारगेट को बरगलाया जाता था कि कैसे इस्लाम में कन्वर्ट होकर अल्लाह के करीब पहुंचा जा सकता है। आप भी सुनिए आरोपियों के पास मिली किताबों पर पुलिस क्या बता रही है। फिर आपको बताऊंगा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले इस गैंग का भंडाफोड़ हुआ कैसे। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए, जो किताबें प्राप्त हुई धर्म परिवर्तन की, उसमें एक ये किताब मिली। दूसरा जो मैंने आपको दिखाया, दूसरा ईश्वर और सृष्टि श्रेष्ठ कौन, तीसरा इस्लाम और बहुजन समाज, चौथा धर्म परिवर्तन कैसे करें, इसके क्या रूल हैं। इसके अलावा उसने बातचीत में दो और किताबों का जिक्र किया और उसमें उसने तुलना की कि क्या है धर्म परिवर्तन, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में प्रचार प्रसार। आगरा में जिस धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है उसने तो बलरामपुर वाले छांगुर को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहां बात सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि धर्मांतरण का असल मकसद हिंदुओं के खिलाफ जिहादी फौज तैयार करना था, यह कहा जा रहा है। वो भी खूंखार आतंकी संगठन ISIS के पैटर्न पर। आगरा में ISIS मॉड्यूल वाले खतरनाक धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताता हूं जो जानकारी मिल रही है। दरअसल इसकी शुरुआत इसी साल मार्च में आगरा से दो बहनों के गायब होने के बाद। इस मामले में 41 दिनों बाद यानी 4 मई को FIR दर्ज हुई थी और फिर पुलिस ने दोनों बहनों को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। जब पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बहन का पता लगाया तो उसके प्रोफाइल पर AK-47 के साथ लगी तस्वीर देखकर सब चौंक गए। इस तस्वीर को देखने के बाद ही पुलिस को दो बहनों की गुमशुदगी के पीछे बड़े गैंग के होने का शक हुआ। 15 दिनों में ही पुलिस को दोनों बहनों की लोकेशन मिल गई। जांच आगे बढ़ी तो पता लगा दोनों बहनों को कोलकाता की मुस्लिम बहुल बस्ती में छिपा कर रखा गया था। उनके नाम बदले जा चुके थे और उनके निकाह की तैयारी चल रही थी। पुलिस के लिए इन दोनों लड़कियों को निकालना वहां से बेहद मुश्किल टास्क था। इस ऑपरेशन के लिए चुनिंदा 50 पुलिसकर्मी लगाए गए। कुछ पुलिसकर्मी पत्रकार बने, कुछ प्रोफेशनल बनकर रेकी करते रहे ताकि रैकेट चलाने वालों को भनक भी न लगे और अंत में पुलिस दोनों बहनों को आगरा लाने में कामयाब हुई। धर्मांतरण गैंग के चंगुल से छूटकर आई इन हिंदू बहनों से के माता पिता का दर्द सुनिए। कैसे धर्मांतरण के लिए उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया जा चुका था, परिवार वाले खुद बता रहे। सर वही इस्लाम, वो ऐसा ब्रेन वॉश करा है, अब लगता ही नहीं था कि ये वही लड़की है। बहुत बुरी तरह से ब्रेन वॉश किया था सर। लड़कियां बहुत अच्छी हैं मेरी, बहुत अच्छी, बहुत शरीफ, ऊपर से नीचे तक नहीं जाती थी और कभी मार्केट में कुछ काम होता था तो मेरे को ही लेके जाती थी। क्या लगता है कौन इसमें मेन आरोपी है, कौन कोशिश कर रहा था इनको बरगलाने की? इसमें तो बाहर के इनके ऊपर आका बैठे हुए हैं, यहाँ से फौरन से फंडिंग आ रही है, वो इनको आगे
कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं और उनके थोड़ा करके अपनी दे करके उनको अपने जाल में फंसा रहे हैं। आगरा में धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने अब तक अलग अलग राज्यों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 6 आरोपी पहले हिंदू थे और धर्मांतरण के बाद मुसलमान बने। इन लोगों से शुरुआती पूछताछ में 200 से ज्यादा लोगों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ। यह गैंग कैसे नेटवर्किंग कंपनी की तरह काम करता था वो भी सामने आ रहा है। भारत में एक्टिव कन्वर्जन सिंडिकेट के तार भगोड़े जाकिर नाइक से भी जुड़ रहे हैं, जो साल 2016 में भारत से फरार होने के बाद से मलेशिया में रह रहा है। उसकी संस्था पर भी हिंदू और ईसाई लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है। जांच में पता चला है कि जाकिर नाइक की कई कंपनियां भारत में धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह को विदेश से फंडिंग कर रही थी। यह भी पता चला है कि धर्मांतरण गैंग हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें जाकिर नाइक के वीडियो दिखाता था, क्योंकि पुलिस को आरोपी यूट्यूबर रहमान के चैनल द सुन्ना में जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषण वाले कई वीडियो मिले। जाकिर नाइक पर भी कट्टरपंथी वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करने का आरोप है। उसकी संस्था पर 2007 से 2012 के बीच केरल में कई धर्मांतरण करवाने का आरोप है। आगरा में भी जाकिर नाइक वाला पैटर्न रिपीट होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह केरल में ISIS से जुड़े लोगों के पास जाकिर नाइक की किताबें और साहित्य मिले थे, उसी तरह आगरा में भी पुलिस को आरोपियों के पास से जाकिर नाइक के वीडियो, धार्मिक किताबें और साहित्य बरामद हुआ है।